हेलो स्टूडेंट्स। क्लास 11th के अंदर हमने एक नया चैप्टर स्टार्ट किया था और काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड कोज ऑफ पीरियोडिसिटी। उसमें हमने हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक टेबल कंप्लीट कर लिया था। आज का लेक्चर में हम उस हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक टेबल पे किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं उन पे पहले हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद एक दो टॉपिक आज के लिए हम कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए बच्चों, आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं कल के लेक्चर पे। और कोशिश करना अपने मन में ही आंसर सोचने की और फिर देखना आपके कितने आंसर सही होते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें, पहला क्वेश्चन क्या है कि लॉ ऑफ ट्राइड्स इज एप्लीकेबल टू विच ऑफ द फ्लोइंग, यानी जो डोबरनाइट ट्राइड्स था वो किसके लिए एप्लीकेबल था, किसके लिए एप्लीकेबल था। ठीक है, ये आपसे पूछा गया। बच्चों मैं आपको बता दूं, डोबरनाइट ट्राइड्स में क्या था, मतलब 3 ग्रुप बने हुए थे और प्रत्येक ग्रुप के अंदर 3 एलिमेंट थे और वेट ऑफ मिडल एलिमेंट इज इक्वल टू अरिथमेटिक मीन ऑफ द अदर 2 एलिमेंट। पहला था आपका लिथियम, सोडियम और पोटासियम का। दूसरे ग्रुप में था कैल्शियम, स्ट्रोंटियम और बेरियम। तीसरा ग्रुप था क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। अगर यहाँ देखो तो आपका आंसर स्पष्ट पता चल जाता है, कौन सा आंसर आएगा, बी, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। वैसे अगर ध्यान से देखें तो मैंने इसके लिए 2 कंडीशन बता रखी। पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए, 3 एलिमेंट होने चाहिए। ठीक है जी। दूसरा, वो अरेंज होने चाहिए इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट के हिसाब से, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक वेट। और दूसरा क्या है कि जो उसका वेट है मिडिल एलिमेंट का, वेट जो है किसका, मिडिल एलिमेंट का, वो मीन आएगा अदर 2 एलिमेंट का। तो अगर बात करें कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, तो 3 है। कार्बन का जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 12, नाइट्रोजन का होता है 14 और ऑक्सीजन का होता है 16। तो इसका अगर बीच वाले का देखें तो 12 + 16 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 28 डिवाइड बाई 2, आंसर आ गया 14। और आप फटाक से आंसर कर देते कितना, ए, जबकि एक गलत हो जाएगा। या तो जिन्होंने 3 ट्राइड्स देखे हैं वो 1 सेकंड का आंसर दे सकता था कि आपका आंसर क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन होगा। इसमें पहली कंडीशन फुलफिल हुई, 3 एलिमेंट थे। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक वेट भी था, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन 12, 14 और 16 आपका इस तरह से था। और दूसरी कंडीशन में फुलफिल हुई कि वेट ऑफ मिडिल एलिमेंट इज इक्वल टू द अरिथमेटिक मीन ऑफ द अदर 2 एलिमेंट। बट बच्चों ये जो है वो ग्रुप के एलिमेंट नहीं है, ये पीरियड के एलिमेंट है, जबकि उन्होंने ग्रुप में रखे थे। आई बात समझिए। तो इसलिए आपके पास आंसर तो आपका बी रहेगा, आंसर ए आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। 10 सेकंड में आंसर दे सकते थे, बताया था कि पीरियड के लिए नहीं होता है एप्लीकेबल, ये किसके लिए होता है, ग्रुप के लिए होता है। ट्राइड्स का मतलब ग्रुप होते हैं 3 का इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के हिसाब से। और एटॉमिक वेट ऑफ मिडिल एलिमेंट इज द एवरेज एटॉमिक वेट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट। ये कंडीशन होनी चाहिए। जैसे ये आपके पास कंडीशन फुलफिल किया बट पीरियड के अंदर नहीं आया, कैंसिल हो गया। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का बिल्कुल सही आया, 81.25, बिल्कुल 80 के नज़दीक आया है, ये फुलफिल कर रहा है। जबकि सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम फुलफिल नहीं कर रहा है, उसका जो वेट है मिडिल एलिमेंट का वो 54 आ रहा है, एक्चुअल में 39 होता है। इसी प्रकार आप हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये भी आपके पास कैसे हो गए कि पीरियड के अंदर है ना कि वो ग्रुप के अंदर है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आपका आंसर कौन सा होगा, बी आंसर होगा बच्चों। कौन सा आंसर होगा, बी। नेक्स्ट अगर बात करें कि द लॉ ऑफ ट्राइड्स इज नॉट एप्लीकेबल टू विच ऑफ वन ऑफ द फ्लोइंग, ये आपका होमवर्क रहेगा बच्चों, ये क्या रहेगा, होमवर्क। द लॉ ऑफ ट्राइड्स इज नॉट एप्लीकेबल टू विच वन ऑफ द फ्लोइंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिमिलरिटी इन केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स इन ए ग्रुप इन पीरियोडिक टेबल इज मोस्टली या मोस्ट क्लोजली रिलेटेड टू। आपकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो सिमिलर आ रही है एक ग्रुप के अंदर। ठीक है, तो वो किस कारण आ रही है, तो हमने मॉडर्न पीरियोडिक लॉ पढ़ा था और उसमें पढ़ा था कि द फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। इसमें एटॉमिक नंबर कहाँ है, पहला ऑप्शन है एटॉमिक नंबर, ये सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात करें, अकॉर्डिंग टू पीरियोडिक लॉ
ऑफ एलिमेंट्स वेरिएशन इन प्रॉपर्टी इज ड्यू टू, आपकी जो प्रॉपर्टीज के अंदर वेरिएशंस आ रहा है वो क्यों आ रहा है, तो भाई वो किसकी वजह से आ रहा है, आपका एटॉमिक नंबर की वजह से आ रहा है। ठीक है। द डिस्कवरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग गिव ए डेथ बिलो टू न्यूलैंड्स लॉ, यानी भले ये स्टेटमेंट आपको अजीब लगे बट सिंपल सी भाषा में कहें तो लिमिटेशन पूछ रहा है न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव कि किसकी डिस्कवरी होने के बाद न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स की डेथ हो गई, मतलब वो लॉ जो है वो फेल हो गया। तो उस टाइम किसकी खोज नहीं थी, इनर्ट गैस की खोज नहीं थी। कल के लेक्चर में मैंने बताया था, क्योंकि उसमें आपका लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और फिर सोडियम। अगर नियोन आता 8th एलिमेंट कौन सा होता आपका, नियोन होता, तो नियोन की प्रॉपर्टीज फर्स्ट के साथ सिमिलर होनी चाहिए थी, बट ऐसा नहीं हुआ। उस टाइम तो इनर्ट गैस की खोज नहीं हुई थी, बाद में इनर्ट गैस की खोज हो गई और आपका न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स फेल हो गया, इसलिए ये गलत हो गया। ठीक है। विच एलिमेंट्स कैन बी फाउंड ऑन पीक इन लोथर मेयर करो, तो मैंने बच्चों ये बताया था, इस तरह से जाएंगे, ऊपर जाएंगे तो हेलो करेंगे, जो नीचे हमारे फ्रेंड रह गए उसको हम कहेंगे हेलो, यानी हम दिखाएंगे हम इतने ऊपर आ गए, हेलो का मतलब हेलोजन होगा, ऊपर की तरफ जाएंगे तो हेलोजन होगा, पीक पे होगा ग्रुप फर्स्ट, और जब डाउन आएंगे तो होगा ग्रुप सेकंड, और नीचे होगा आपका ट्रांजिशन मेटल, यानी जो आपका ट्रफ है वहाँ पे क्या होगा, आपका ट्रांजिशन मेटल होगा। ठीक है। ये पूछ रहा है पीक पे, पीक ग्रुप फर्स्ट के, ग्रुप फर्स्ट में कौन सा आता है, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, तो यहाँ पे कौन सा आंसर आ जाएगा आपका डी। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है और ये कभी ना कभी किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। विच पेयर वायलेटेड मेंडलीव पीरियोडिक लॉ, प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक वेट, यानी मेंडलीव जो पीरियोडिक लॉ को कौन वायलेट कर रहा है इन ग्रुप में से। मेंडली पीरियोडिक लॉ क्या कहता था कि जो नॉन एलिमेंट्स हैं उनको अरेंज करेंगे हम इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक वेट, जबकि कोबाल्ट और निकल में कोबाल्ट का एटॉमिक मास ज़्यादा है उसको पहले रख दिया, और निकल का मास कम है, एटॉमिक मास कम है, एटॉमिक वेट कम है, उसको बाद में रख दिया, तो ऐसा क्यों, तो इसलिए आपका आंसर कौन सा आ जाएगा, कोबाल्ट और निकल ही ऐसा था जो मेंडली पीरियोडिक लॉ को वायलेट कर रहे थे, यानी उसको फॉलो नहीं कर रहे थे। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर विच हैज़ बीन डन बाय, ये किसने दिया था कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो बेस होगी एटॉमिक नंबर पे, ये किसने बताया, तो हेनरी मोसले ने वर्क किया था एक्सरे स्पेक्ट्रम पे, उससे पता चला था कि ये पीरियोडिक फंक्शन होती है किसका, एटॉमिक नंबर का। पीरियोडिक टेबल में आज हम पढ़ेंगे डायगोनल रिलेशनशिप और ट्रांजिशन मेटल, डायगोनल रिलेशनशिप और ट्रांजिशन मेटल। डायगोनल रिलेशनशिप क्या होती है, वैसे जो नाम से क्लियर है डायगोनल, जैसे बच्चों आपके पास मान लो एक स्क्वायर है, कोई रेक्टेंगुलर है, ये जो होती है ये क्या कहलाते हैं, उनके डायगोनल कहलाते हैं। तो क्या होता है कि सम एलिमेंट्स ऑफ सेकंड पीरियड, कुछ ही एलिमेंट, सारे नहीं, सम एलिमेंट्स ऑफ सेकंड पीरियड मैच प्रॉपर्टीज एलिमेंट्स इन थर्ड पीरियड डायगोनली, सेकंड पीरियड के अंदर जो एलिमेंट आते हैं उनकी प्रॉपर्टीज जो थर्ड पीरियड के अंदर जो एलिमेंट है उनके साथ मैच हो रही है। हम क्या बोला, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में क्या बोला कि एक ही ग्रुप के अंदर सभी एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनकी प्रॉपर्टीज सेम है, यानी एक ग्रुप के अंदर जितने भी एलिमेंट्स आएंगे उनकी प्रॉपर्टीज क्या होगी बच्चों, सेम होगी। बट कुछ आपके एलिमेंट्स ऐसे हैं सेकंड पीरियड के जो थर्ड पीरियड वाले एलिमेंट के साथ प्रॉपर्टी सिमिलर दिखाते हैं, मैच करते हैं, और वो भी डायगोनली, इसको हम बोलते हैं डायगोनल रिलेशनशिप। कुछ एलिमेंट्स, और वो एलिमेंट्स कितने बच्चों, 3 हैं। अच्छा पहले जान लेते हैं क्यों होता है, ऐसा क्यों है। तो डायगोनल रिलेशनशिप आने का कारण है कि उनका चार्ज और साइज का रेशो क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। चार्ज ऑफ आयन डिवाइड बाय साइज ऑफ आयन, इसको बोलते हैं आयनिक पोटेंशियल। ये जो आयनिक पोटेंशियल है, यानी जो चार्ज और साइज का रेशो है वो सेम आ रहा है। ये किस किस का रेशो सेम आ रहा है, अभी देखिए। जैसे एग्जाम्पल है, ये हमारा सेकेंड पीरियड है, ये हमारा कौन सा है, सेकंड पीरियड के एलिमेंट है, और ये कौन से हमारे पास है, थर्ड पीरियड के एलिमेंट है। कौन से पीरियड के एलिमेंट है, थर्ड पीरियड। अब जो आपका सेकंड पीरियड है उसमें 3 ही एलिमेंट्स ऐसे हैं जो डायगोनल रिलेशनशिप शो करते हैं। तो लिथियम जो है उसकी प्रॉपर्टी, उसके डायगोनल में कौन बैठा है बच्चों, मैग्नीशियम बैठा है। बेरिलियम के डायगोनल में कौन बैठा है, एल्यूमिनियम बैठा है। बोरोन के डायगोनल में कौन बैठा है, सिलिकॉन बैठा है। इसका मतलब लिथियम और मैग्नीशियम की प्रॉपर्टी सेम है, बेरिलियम और एल्यूमिनियम की प्रॉपर्टीज क्या है, सेम है। बोरोन और सिलिकॉन की प्रॉपर्टीज क्या है, सेम है।
सिलिकॉन की और बोरॉन की प्रॉपर्टी, एल्यूमिनियम और बेरिलियम की, मैग्नीशियम और लिथियम की प्रॉपर्टीज क्या है, सेम। सम एलिमेंट्स जो सेकंड पीरियड के अंदर थे वो 3 ही हैं बच्चों, याद कर लेना। कौन कौन से? लिथियम, बेरिलियम और बोरॉन आपकी डायगोनल रिलेशनशिप दिखाते हैं। किसके साथ दिखाते हैं पता चला? क्योंकि ये डायगोनल बनाते हैं, इसे डायगोनल। और क्यों होते हैं ऐसा डायगोनल रिलेशनशिप दिखाते क्यों है? तो लिथियम का चार्ज और साइज का रेशो और मैग्नीशियम का चार्ज और साइज का रेशो, जैसे लिथियम को मैंने कन्वर्ट कर दिया लिथियम पॉजिटिव के अंदर, मैग्नीशियम को कन्वर्ट कर दिया मैंने मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव के अंदर, तो चार्ज ऑन आयन डिवाइड बाय साइज ऑफ आयन, इसमें भी मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव का चार्ज ऑन आयन और साइज ऑन आयन, इनका रेशो जो निकाला वो रेशो क्या है हमारे पास, इक्वल है, जिसके कारण इनकी प्रॉपर्टीज भी क्या हो रही है, मैच हो रही है। तो ये था आपका डायगोनल रिलेशनशिप। ट्रांजिशन मेटल क्या होते हैं? जितने भी डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं विच हैव एटलीस्ट 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन। अब यहां तक अगर डेफिनेशन बोलते हो तो आपकी गलत होती है बच्चों। ऐसे सभी डी ब्लॉक एलिमेंट्स जिनके पास एक अनपेड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, चाहे तो वो न्यूट्रल स्टेट के अंदर मतलब ग्राउंड स्टेट के अंदर हो या फिर मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर हो, उसको हम बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट। क्या बोलते हैं बच्चों? ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। यानी डी ऑर्बिटल उसका खाली नहीं होना चाहिए। कैसे बच्चों? देखिए ध्यान से, देखिए जैसे मान लो मैं स्कैंडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूँ, एटॉमिक नंबर होता है 21, इसकी अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे आनी चाहिए बच्चों, पिछले चैप्टर में कर चुके हैं, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1। क्या इसके अंदर डी में 5 ऑर्बिटल होते हैं? कौन कौन से होते हैं याद है क्या? डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र एंड डी जेड स्क्र। इसके अंदर एक ही है तो अनपेड इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब स्कैंडियम जो है वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स है। डी ब्लॉक का मतलब उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में एंटर करना चाहिए, पहली बात तो उसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो तो लास्ट इलेक्ट्रॉन डी के अंदर एंटर करना चाहिए, पहली कंडीशन। और उस डी के अंदर अनपेड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, चाहे वो आपका ग्राउंड स्टेट में हो चाहे उसका मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में। जैसे कॉपर की बात करते हैं, कॉपर का एटॉमिक नंबर 29, इसको हम क्या लिखेंगे? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 और 3d10। इसका मतलब जो इसका डी है, डी के अंदर जो 5 ऑर्बिटल्स हैं और उनके अंदर 10 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। क्या इसके अंदर अनपेड इलेक्ट्रॉन है? अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, यानी सिंगल इलेक्ट्रॉन नहीं है ना डी के अंदर। और अगर डी के अंदर सिंगल इलेक्ट्रॉन नहीं है तो इसका मतलब ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। बट एक कंडीशन और भी है कि मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर भी आपके पास क्या नहीं होना चाहिए, डी के अंदर अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होना चाहिए। तो कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है? +2, यानी 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दो। और 2 इलेक्ट्रॉन जो लॉस होंगे वो पहले लास्ट सेल से होंगे। लास्ट सेल कौन सा है? 4th या 3rd? तो लास्ट कौन सा बनेगा? 4th। तो एक इलेक्ट्रॉन तो यहाँ से निकल जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकल जाएगा? डी में। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 4s0 और 3d9। और जब 5 डी ऑर्बिटल के अंदर हम 9 इलेक्ट्रॉन फिलअप करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसका मतलब एक अनपेड इलेक्ट्रॉन हो गया। तो इसका मतलब कॉपर ट्रांजिशन एलिमेंट कहलाएगा। ट्रांजिशन एलिमेंट कब बोलते हैं? इसके लिए 2 कंडीशन है, लास्ट इलेक्ट्रॉन डी के अंदर एंटर करना चाहिए और दूसरी बात डी के अंदर अनपेड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। या तो जब एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे तब डी के अंदर अनपेड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, या फिर उसकी जो मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है ना तब उसके अंदर भी अनपेड इलेक्ट्रॉन अगर होता है डी के अंदर तो भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलेंगे। और एग्जांपल देखिए, जैसे जिंक, जिंक का एटॉमिक नंबर 30, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d10 होते हैं। और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3d10 4s2। डी के अंदर बात करें हम 10 इलेक्ट्रॉन की तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है। अब अगर हम बात करें, अभी ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में भी देख लेते हैं, जिंक 2 पॉजिटिव, तो इसकी क्या बनेगी 3d10 और 4s0, क्योंकि s से 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएंगे। अब भी डी के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन है, अब भी डी के अंदर अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसका मतलब जिंक ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि जिंक के जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो ना तो जिंक ग्राउंड स्टेट के अंदर
और ना इसके मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर डी के अंदर अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं बचता है, डी के अंदर सारे पेड इलेक्ट्रॉन आते हैं, इसलिए ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहलाएगा। अगर तो ग्राउंड स्टेट के अंदर या फिर उसके कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें और उसके अंदर अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है डी के अंदर तो वो ट्रांजिशन एलिमेंट कहलाएगा, नहीं तो नहीं कहलाएगा। समझ में आई बात बच्चों? थोड़ा मैं फास्टली करवा रहा हूँ, फिर भी कोई दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं, व्हाट्सअप कर देना, आपकी प्रॉब्लम सोल्व की जाएगी। जिंक, कैडमियम, मरकरी आर नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट बिकॉज दीज डू नॉट हैव एनी अनपेड इलेक्ट्रॉन, जबकि सभी जो बच गए डी ब्लॉक एलिमेंट्स वो सारे क्या कहलाएंगे? ट्रांजिशन एलिमेंट। डी ब्लॉक एलिमेंट्स में 3 ही, अब तो 1 सेकंड के अंदर जवाब दे दोगे ना कौन सी ट्रांजिशन एलिमेंट है कौन सा नहीं है। जिंक, कैडमियम, मरकरी ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, बाकी सारे ट्रांजिशन एलिमेंट है। नॉमेनक्लेचर करें जिसका एटॉमिक नंबर 100 से ज़्यादा हो, जिसका एटॉमिक नंबर 100 से क्या हो? ज़्यादा हो। तो 0 के लिए नील, 1 के लिए यूएन, 2 के लिए बाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए क्वाड, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए सेप्ट, 8 के लिए ओक्ट और 9 के लिए 8। और लास्ट में आपको लगा देना है IUM। जैसे एक एग्जांपल करता हूँ, जैसे मुझे 101 का करना है तो 1 के लिए क्या लिखूँगा? UN, फिर क्या लिखूँगा? 0 के लिए नील, नील लिखते हैं, फिर 1 के लिए क्या लिखूँगा? UN, पहला अक्षर ही बड़ा होगा, और लास्ट में क्या लगा देना है बच्चों? IUM लगा देना है। लास्ट में क्या लगा देना है? सिंबल क्या बना? 1 का UN का U सिंबल होगा, नील का N होगा और 1 का फिर U होगा, पर पहला ही सिंबल का भी पहला डिजिट ही कैपिटल अक्षर में होगा, कैपिटल लेटर्स के अंदर होगा, बाकी स्मॉल लेटर्स के अंदर होगा। बट अगर इस तरह से आ जाए आपके पास, जैसे 132 या मैं 102 कर देता हूँ, 102 करूँगा तो 1 के लिए क्या लिखूँगा? UN, ठीक है, 0 के लिए क्या लिखूँगा? नील, फिर क्या लिखूँगा? बाई, और फिर क्या लिखूँगा? IU। तो ये तो आपको कॉमन सेंस होगी, इंग्लिश में पढ़ा होगा कि 2 वोवल एक साथ नहीं आ सकते, इसका मतलब इसका एक आई कैंसिल कर देंगे। एक आई क्या कर देंगे बच्चों? कैंसिल कर देंगे। तो एक आई कैंसिल कर देंगे। सिंबल क्या बनेगा? फर्स्ट के लिए U, 0 के लिए N और 2 के लिए B, तो UNB इसका क्या होगा? सिंबल होगा। अब तो क्या हो गया बच्चों, 118 एलिमेंट्स जो नॉमन है सबके नेम आ चुके हैं। पहले नेम नहीं पता थे, एलिमेंट की डिस्कवरी हो चुकी थी, तो जब जिनका एटॉमिक नंबर 100 से ज़्यादा होता था तो उसका नॉमेनक्लेचर इसी तरीके से करते थे। कुछ एग्जाम्पल देखिए, रूल्स बता दिया। इन केस ऑफ बाई ट्राई रिमूव 1 आई बिफोर एडिंग IU, क्योंकि 2 आई आ जाएंगे। देयर शुड नॉट बी 2 आई टुगेदर, 2 आई इकट्ठे नहीं आ सकते, 2 वोवल एक साथ इकट्ठे नहीं आ सकते। 101 के लिए लिखा UN, नील, UN और IU, सिंबल बन गया इस तरह से। फिर 107 के लिए UN, नील, सेप्ट और IUM लास्ट में लगेगा 112 के लिए और 102 के लिए, ठीक है। ये आपके होमवर्क है। 103 का फिर करके दिखा रखा है, बाकी ये सारा आपका क्या रहेगा? होमवर्क रहेगा। ये आप करके आप व्हाट्सएप पे सबमिट कराओगे कि आपका आंसर क्या है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें ब्लॉक इन्फॉर्मेशन की, तो ब्लॉक इन्फॉर्मेशन में हमारे पास पूरी पीरियोडिक टेबल को 4 ब्लॉक के अंदर डिवाइड किया गया है। एक का नाम है S ब्लॉक, एक का नाम है P ब्लॉक और एक का नाम है D ब्लॉक। और जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसके अंदर 18 ग्रुप हैं। तो हम ये देखेंगे कौन से ग्रुप कौन से ब्लॉक को डिवाइड करेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट कर देते हैं। अगर S ब्लॉक की बात करें तो S ब्लॉक के अंदर ग्रुप फर्स्ट और ग्रुप सेकंड आपका S ब्लॉक होगा। और एक बात बता दूं, जितने ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन आते हैं, जैसे S ऑर्बिटल होता है, S सबसेल होता है, उसके अंदर जितने इलेक्ट्रॉन आते हैं उतने ग्रुप होंगे। P के अंदर 3 ऑर्बिटल होते हैं, PX, PY, PZ। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं? 6, तो इसको 6 ही ग्रुप मिलेंगे। D के अंदर कितने आ सकते हैं? 10 इलेक्ट्रॉन, तो 10 ही ग्रुप मिलेंगे। तो ग्रुप फर्स्ट और ग्रुप सेकंड S ब्लॉक कहलाता है। और जबकि P ब्लॉक ग्रुप 13 से 18 तक P ब्लॉक कहलाता है। इनर सेल जो होते हैं वो कंप्लीट फिल्ड होते हैं, इनका भी इनर सेल कंप्लीट फिल्ड। लास्ट इलेक्ट्रॉन S सब सेल के अंदर एंटर करें, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें। जैसे सोडियम का लिखना है, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन आपका S के अंदर एंटर किया, वो S ब्लॉक होगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें और उसका अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन
पी सब सेल के अंदर एंटर करता है तो उसको हम बोलेंगे पी ब्लॉक एलिमेंट्स। डी के अंदर करता है तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स। अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ के अंदर एंटर करता है तो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। बिल्कुल आसान है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, लास्ट इलेक्ट्रॉन एस के अंदर तो एस ब्लॉक, लास्ट इलेक्ट्रॉन पी के अंदर तो पी ब्लॉक, लास्ट इलेक्ट्रॉन डी के अंदर तो डी ब्लॉक, एफ के अंदर तो एफ ब्लॉक। ग्रुप फर्स्ट और ग्रुप सेकंड एस ब्लॉक रहेंगे। 13 से लेकर 18 तक जो ग्रुप है वो कौन से रहेंगे? पी ब्लॉक रहेंगे। ठीक। डी ब्लॉक की बात करें तो एलिमेंट्स इन विच आउटरमोस्ट सेल एंड पेन अल्टीमेट सेल आर इनकम्प्लीट। ठीक है, यानी ये क्या होते हैं, ये थोड़ी से नाम देखिए। जैसे n इज इक्वल टू 1 2 3 4 है। फोर्थ हो गया आपका आउटर मोस्ट सेल या फिर अल्टीमेट सेल, जबकि n हो गया आपका इनर सेल या फिर बोलते हैं पेन अल्टीमेट सेल, और नेक्स्ट हो गया आपका एंटी पेन अल्टीमेट सेल। तो डी में ये जो पहले वाला ऑर्बिटल होगा वो आपका पास, सॉरी जो आउटर मोस्ट है अल्टीमेट सेल है, वो पूरा पहले फिलअप होगा, उसके बाद वो फिर अल्टीमेट सेल होगा। जैसे मैं 4s2 लिख रहा था फिर वापस 3D के अंदर आ रहा था, इसका मतलब जो पेन अल्टीमेट सेल है वो आपका इनकम्प्लीट होता है। और लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाता है? डी सब सेल के अंदर जाता है, सेकेंड लास्ट सेल जो होता है। ठीक है, इसकी जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो इस तरह से बनेगी, यानी डी के अंदर आपके 1 से लेकर 10 इलेक्ट्रॉन होंगे, जबकि एनएस के अंदर आपका 1 इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, क्योंकि कॉपर और क्रोमियम का एक्सेप्शन केस था हमारे पास। ठीक है, ये है आपका आयरन का एटॉमिक नंबर 26, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6। लास्ट इलेक्ट्रॉन डी के अंदर गया। ठीक है, और आउटर मोस्ट सेल है वो आपका इनकम्प्लीट है। आउटर मोस्ट सेल कैसे आपका इनकम्प्लीट है? क्योंकि जो आपका फोर्थ सेल है वो अभी पूरा फिलअप नहीं हुआ है, क्योंकि जो फोर्थ सेल के अंदर 4p भी होते हैं, 4d भी होते हैं, 4f भी होते हैं बच्चों। तो ये आपका इसका क्या रहा है? इनकम्प्लीट है। सीधी सी लैंग्वेज में आपको बता दिया, लास्ट इलेक्ट्रॉन डी के अंदर एंटर करना चाहिए, 1 या 2 इसके अंदर एक्सेप्शन केस मिल सकते हैं। ये देखिए आपका एक्सेप्शन केस प्लेडियम का एटॉमिक नंबर होता है 46। ठीक है, तो इसमें क्या होता है आपके पास 5s2 4d8 लिखते हैं, बट ये गलत है। 5s2 के दो इलेक्ट्रॉन एस वाले हैं, वो स्टेबल करने के लिए डी के अंदर जंप कर जाएंगे एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी देने के लिए, और ये स्टेबिलिटी का टॉपिक हमने स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम में कंप्लीट कर लिया है। तो ये एक्सेप्शन केस आप मान के चल सकते हो। बट डी इलेक्ट्रॉन, लास्ट इलेक्ट्रॉन डी के अंदर एंटर कर रहा है, तो बस एक ही बात ध्यान रखें, अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन डी के अंदर एंटर करता है तो डी ब्लॉक, लास्ट इलेक्ट्रॉन एस के अंदर एंटर करता है एस ब्लॉक, लास्ट इलेक्ट्रॉन पी के अंदर एंटर करता है पी ब्लॉक, और लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ के अंदर एंटर करता है तो एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक की बात करें तो वैसे एक ही ध्यान रखें, ये एंटी पेनल्टीमेट पेन अल्टीमेट सेल छोड़ दो, क्यों कंफ्यूज हो रहे हो? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर आपका एफ ब्लॉक एफ सबसेल के अंदर एंटर हुआ तो वो कौन से कहलाएगा? एफ ब्लॉक एलिमेंट से कहलाएगा। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स हैं, आप करके देख सकते हो, आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या वीडियो को पॉज करके देख सकते हो। थैंक यू बच्चों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू बच्चों।